हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट अकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन लांबा और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि फार्मूला है उनका कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं होता, बस वो एक फार्मूले होते हैं। उनकी एक नोटेशन होती है, जैसे कि F इजिकल टू एम ए। एफ होता है बल, मास होता है एम, है ना, यानी द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है ए। तो आप फार्मूला से समझ जाएंगे, बट मैं फिर भी आपको मैं बताता रहूँगा इंग्लिश और हिंदी में। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, फॉर्मूला है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला फॉर्मूला है घर्षण बल का, जो कि काफ़ी बार पूछा है नेवी ने, है ना। जो ये पीडीएफ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेवी की खुद की पीडीएफ है, नेवी लेट द जर्नी बिगिन। ठीक है। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि देखो, मैं जो आपको फॉर्मूले करवाऊंगा ना, आप समझ ले उसी जो ये जो फॉर्मूले करवाऊंगा ना आज इसी पीडीएफ में। बाकी 2-3 पीडीएफ हम और करेंगे, लेकिन इसी पीडीएफ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे पक्का, 100% श्योरिटी के साथ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है एफ म्यू इक्वल्स टू एफ बाई एन। एफ क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल फोर्स के। यानी जो घर्षण बल है वो नॉर्मल जो फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो आपने ये एक बॉक्स रख दिया, ये इतना बड़ा बॉक्स रख दिया 10 केजी का, और ये आपने इतना बड़ा बॉक्स रख दिया, दोनों 10-10 केजी के, तो इनमें फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो टच एरिया होता है, आप कितना बड़ा गिलास रखते हैं, कितना छोटा गिलास रखते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि उसका मास क्या है। यानी फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल क्या होता है? म्यू इंटू में एन, और एन क्या होता है? एम इंटू में जी। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है? वो नॉर्मल फोर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वेक्टर होती हैं, छोड़कर काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, है ना। वेलोसिटी को हम कहते हैं वेग, और एक्सेलरेशन को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है। देखो, नेक्स्ट चीज़ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का नियम, गति का दूसरा नियम। तो देखो, न्यूटन ने मेनली इस नियम में क्या कहा था? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इक्वल्स टू होता है। अब देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और ये चीज़ क्या, अब ये भी आपने ऊपर पढ़ी है, एक्सेलरेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक प्रकार से जो मोमेंटम यानी संवेग है उसकी भी डेफिनेशन देता है, और जो आवेग यानी इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में बदलाव बराबर फोर्स इंटू dt। ये किसका फॉर्मूला आ गया? इम्पल्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है वो क्या है? F इक्वल्स टू जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू में m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर। d का मतलब यह है डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीपिटल फोर्स। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं कि पीडीएफ मत मांगे मेरे से कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। यार, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको करवा रहा हूँ, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? इससे तो पिछली बार ही नेवी ने क्वेश्चन पूछा था। सेंटीपिटल फोर्स होता है जब आप कोई सेंटर में कोई चीज़ को घुमाते हैं, तो जो ये मान लो आप एक पत्थर को घुमा रहे हैं, तो जो आपके हाथ पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कह देते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। और जो पत्थर पर जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कह देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। पत्थर पर जो फोर्स क्या लगता है? पत्थर पर फोर्स लगता है बाहर की तरफ, यानी पत्थर बाहर की तरफ जाना चाहता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल, है ना, अभिकेंद्रीय, सॉरी अपकेंद्रीय। और जो सेंट्रीपिटल होता है उसे क्या कह देते हैं? अभिकेंद्रीय, यानी जो आपके हाथ पर लगता है। बट मैं इसमें थोड़ा अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है। मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम। पेंडुलम का क्वेश्चन नेवी लगभग 70% चांस है कि एग्जाम में नेवी पूछेगी।
अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, T इक्वल्स टू 2π√L/g, ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का। ठीक है, अब देखो मान लो आपसे कोई कह दें कि ये है एक है ये ए एक्सलेशन से जा रहा है, तो यार अगर मान लो ये पेंडुलम ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाता है G-A, और नीचे जा रहा है तो क्या हो जाता है G+A। ठीक है, बट ये दोनों तरफ ऊपर ही जाएगा। देखो यहाँ तो मान लो पेंडुलम ऐसे जा रहा है तो इधर भी ऊपर जाएगा और इधर भी ऊपर जाएगा। बट आपको अगर क्वेश्चन आएगा नेवी में तो नेवी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछेगी, सिंपल सा इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। एक बात ध्यान में रखना, ये नेवी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आप नेवी ने एयरफोर्स ने पूछा था, आपसे रियली में पूछा था और बहुत से बच्चों ने गलत भी किया था। और मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था। एक आदमी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर कवर करता है, फिर वो 20 मीटर हाइट पर जाता है, तो बताओ उसका वर्क डन कितना होगा। तो देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो, तो यानी सीधे रास्ते पर तो कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा। अब वर्क डन केवल ऊपर जाने पर होता है, और ऊपर जाने पर वर्क डन क्या होता है, फोर्स यानी mg इंटू में हाइट, यानी केवल ये जो 20 मीटर हाइट पर गया यही वर्क डन। अब बहुत से बच्चों ने गलत भी किया था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में पता है जीरो कब होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए या फिर फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल फॉर्मूला है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, यानी आपने मान लो कि एक मतलब आपने कुछ लोहा लिया, अगर उतनी ही हीट को पानी को दिया जाए तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, उसे कह देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट ऑफ हीट क्या होता है, W का मतलब होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इक्वल्स टू जूल इंटू में J इंटू में Q। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। इस फॉर्मूले से न्यूक्लियर जो चैप्टर होता है अपना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है कि शुरू में जो रिएक्टेंट था, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास था वो था मान लो 300 kg, बहुत ज़्यादा मान लिया, वैसे इनका मास माइनस में समथिंग होता है 10⁻⁻, बट मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। और फिर जो मास हो गया वो हो गया 290 kg, क्योंकि रिएक्शन होता है ना न्यूक्लियर के बीच, जो कुछ मास घट जाता है एनर्जी में कन्वर्ट। तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो E कितना होता है, E इक्वल्स टू mc²। तो m क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन मास। ठीक है, यानी मास में बदलाव। अब देखो कुछ ऑप्टिकल रिलेशन है। सबसे पहला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v होता है यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू में। अब ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत है नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे आप। v क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/सेकंड, और इनटू में लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मीटर। यानी दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कई किताबों में फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे डिनोट करके रखते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मत होना यार, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/सेकंड इंटू में लैम्डा। यानी करके देख लिया करो आप। फॉर्मूला जब इक्वल होता है जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। अब देखो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, IM/A। जो IM होता है वो होता है एक इल्यूमिनेटेड फ्लैक्स। ठीक है, और A होता है वो होता है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एरिया। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नेवी ने एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज इन मिरर्स एंड लेंस। देखो इमेज इन मिरर्स एंड लेंस तो क्या होता है, सबसे पहले S0/SI/D0/DI। अब S0 क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज अपॉन में इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में इमेज डिस्टेंस। ये एक रिलेशन होता है जो नेवी इस रिलेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है। कैसे पूछती है, आपको ऑब्जेक्ट की साइज दे देगा, इमेज की साइज दे देगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देगा और इमेज की डिस्टेंस पूछ लेगा।
तो ये एक रिलेशन होता है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो एक 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, दो लगाते हैं आप, दोनों से आप साइज और इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट आप एक सिंपल रिलेशन ये याद करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो ये क्या होता है, एस नोट, यानी चल रटो मत, ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन में इमेज का साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस अपॉन में इमेज के डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v, ठीक है। और उसमें क्या होता है मिरर लेंसेज में बीच में क्या लग जाता है, माइनस, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स ने एक बात कही थी कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मान लो दो मीडियम हैं, एक है वाटर और एक है ऑयल, इसका μ1 है, इसका μ2 है, ठीक है। मान लो यहाँ से लाइट, यहाँ से तो थीटा एंगल ये बना रही है और यहाँ से थीटा एंगल ये, कहने का मतलब ये है, उसने क्या कहा था, μ1 θ1 sin θ1 इक्वल्स टू μ2 sin θ2। आप ये भी कह सकते हैं कि sin θ1 अपॉन में sin θ2, थीटा क्या है यहाँ पे, मान लो ये दो मीडियम है, यहाँ से ये एंगल बना थीटा और यहाँ से ये एंगल बना थीटा, तो ये हैं, ठीक है। तो sin θ1 अपॉन में sin θ2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है अपनी है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। दोस्तों फिर कह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन, ये एक ऑफिशियल पीडीएफ है नेवी की, ठीक है, मैंने खुद ने नहीं बनाई है ये। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या कहती है, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, धारा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आवेश बटे समय। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वो ही ग्रेविटेशनल लॉ का जैसा, ग्रेविटेशनल लॉ होता है दो चार्ज के बीच में, दो मास के बीच में, और कूलॉम होता है दो चार्ज के बीच में। सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में d², ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, तो C क्या हो गया, Q/V, ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, ये ओम्स लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या होता है, Q बराबर I² RT, ये इसे हम जूल्स लॉ कहते हैं। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कन्फर्म आना है आपका, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कन्फर्म है, ये मैंने कह दिया है आपके एग्जाम में, ठीक है। Q बराबर I² RT, ठीक है, इसे हम हीट एनर्जी भी कहते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है, उसने फैराडे ने क्या कहा था, ये नेवी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, बट इससे कई बार क्या मतलब कई बैचेज कई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो ये कहता है इलेक्ट्रोड का जो मास होता है वो क्या होता है, Z इंटू में I इंटू में T, I इंटू में T क्या हो गया, Q, यानी चार्ज, यानी जितना चार्ज उस इलेक्ट्रोड पे से गुजारेंगे उस पर उतना ही केमिकल जमेगा। इंड्यूस EMF क्या होता है, इससे तो नेवी ने पिछली 2 साल 6 महीने में जो एग्जाम होते हैं हर बार क्वेश्चन पूछा है भाई। E इक्वल्स टू, यानी इंड्यूस EMF इज इक्वल टू -n इंटू d∅ अपॉन में dt, यानी d∅ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट में टाइम, ठीक है, ठीक है, del∅ अपॉन में del t, समझ गया। पिछली बार ही इससे नेवी ने क्वेश्चन पूछा था। इंड्यूस EMF कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस EMF कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये भी एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ना सितंबर में, उससे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसी से क्वेश्चन तो क्या आया था, सीधा फॉर्मूला पूछा गया था ये एयरफोर्स में, क्या कि E इक्वल्स टू BVL, ठीक है, और E इक्वल्स टू BVL कोस थीटा, ऐसे एग्जाम्पल ऑप्शन दे रखे थे। तो E यानी जो इंड्यूस EMF होता है वो किसके बराबर होता है, जो L इंटू में B क्रॉस में V, यानी BVL साइन थीटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है मैक्सिमम वोल्टेज इंटू में साइन थीटा। इंस्टेंटेनियस करंट होता है मैक्सिमम करंट इंटू में साइन थीटा। नेक्स्ट चीज है अपनी, ठीक है, तो ये कुछ नेवी के थे इंपॉर्टेंट चीज़ें।
सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इससे नेक्स्ट फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ के साथ। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।